नमस्कार मेरे बंधुओं। आज मैं शब्द विचार पर आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरे भैया बहन, इसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। शब्द किसे कहते हैं? पहले हम लोग जानते हैं कि वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जिन वर्ण समूहों का एक निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए नाक, कोयल, सुंदर, आदमी, ये सभी वर्ण समूह वर्णों का मेल है। ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द ही कहलाता है। मैंने 3 प्रकार के शब्द की परिभाषा बताया, आपको जो पसंद है वो। अब शब्द के भेद देखिए। अर्थ के आधार पर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर होते हैं और प्रयोग के आधार पर होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द कौन कौन होते हैं? सार्थक और निरर्थक। सार्थक में आते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द। अब प्रयोग के आधार पर देखिए, विकारी शब्द जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब देखिए, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, जिन शब्दों से किसी अर्थ हो, जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसके सार्थक शब्द कहने। जैसे बालिका, पानी, महल, घर इत्यादि। एकार्थिक शब्द, इन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है, जैसे पुस्तक, कुर्सी, जनवरी, निंदा इत्यादि। अब है पर्यायवाची शब्द। मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे। पर्यायवाची शब्द जिसका अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल का हम लोग क्या कहते हैं? पानी, नीर, वारी। बादल को क्या कहते हैं? वारिद, जलद, मेघ। कमल को क्या कहते हैं? जलज, पंकज, नीरज। मछली को क्या कहते हैं? मीन, मत्स्य, शफरी। अब विलोम शब्द है। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा, विपरीत अर्थ बतलाने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं। जैसे आकाश का क्या होता है? पाताल। अमृत का विष, सत्य का असत्य। अब है दूसरा में निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों को बल प्रदान करने के लिए सार्थक शब्दों के बाद निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए खाना वाना बोल दिए तो खाना का तो कोई अर्थ हुआ लेकिन वाना का कोई अर्थ नहीं हुआ। रोटी वोटी बोल दिए तो रोटी का तो कोई अर्थ हुआ लेकिन रोटी का कोई अर्थ नहीं हुआ। अब उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास, उद्गम, ये चारों का एक ही अर्थ होता है। जैसे पर्यायवाची में होता है उसी तरह उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम के आधार पर देखिए क्या होता है। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के शब्द को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। जो तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना, जैसे तत् जोड़ सम, तत् मतलब उस और सम मतलब समान, अर्थात उस संस्कृत के समान। संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र, मातृ, सूर्य, श्रृंगार, जल आदि। तद्भव क्या है? तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है उससे होना। तद्भव संस्कृत रूप का विकार है, अर्थात संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे पुत्र का हम लोग बोलते हैं बेटा या पुत्र, कोयल का कोकिल, मुंह, मुख आदि। प्रायः तत्सम और तद्भव शब्द एक दूसरे के प्राय होते ही हैं, याद रखिएगा। अब देशज शब्द क्या है? देशज जो शब्द भारत की भिन्न भिन्न प्रांतीय भाषाओं से अथवा आदिम निवासियों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, किसी देहातों की भाषा, ग्रामीणों की भाषा, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, लकड़ी, खिचड़ी आदि। अब है विदेशज शब्द। विदेशज किसको कहते हैं? जिन भाषाओं का जन्म विदेशों में हुआ है, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे देखिए अंग्रेजी से आया है कॉलेज, टेलीफोन, डायरी, स्टेशन, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। टीचर भी है। अरबी से देखिए, याद रखिएगा अरबी विदेशज भाषा है। इज्जत, फकीरी, औलाद, कानून आदि। फारसी से देखिए चश्मा, बाजार, कागज, आरजू इत्यादि।
फ्रांसीसी से देखिए आल्पिन, कारतूस, गोदाम आदि। अब देखिए फ्रांसीसी भाषा कैसे आया यहाँ पर, क्योंकि वो व्यापार करने के लिए आए थे, तो जिस वस्तुओं का व्यापार करते थे उसका नाम था, धीरे धीरे हमारे देश में उसका एक व्याकरणिक शब्द के रूप में आ गया, उसके मानक के रूप में हम लोग प्रदान करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं। अब तुर्की से देखिए तंबाकू, तौलिया, अचार, तोप आदि तुर्की भाषा है। तंबाकू, तौलिया, अचार, तोप आदि ये सभी लोग इसका व्यापार कर तुर्किस्तान से जो आए थे, इन सब वस्तुओं को यहाँ भारत में व्यापार करते थे, याद रखिएगा। ग्रीक से सुरंग, केंद्र, दाम आदि इत्यादि बहुत सी भाषाएं हैं इस तरह का, जो हमें हिंदी में इसका प्रयोग होता है। अब देखिए रचना के आधार पर रूढ़ शब्द। अब जो शब्द परंपरानुसार प्रयोग किया जा रहे हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, याद रखिएगा। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते। मोटा मोटी आप जानिए कि रूढ़ शब्द जो होते हैं उसका खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं होते, जैसे तारा, घर, रोटी इत्यादि। अब यौगिक शब्द है, योग मतलब होता है जुड़ा हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों की योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे अनाथालय, मिठाई वाला, धनवान आदि। जैसे देखिए अनाथ जोड़ आलय, अर्थात आलय मतलब घर होता है, अनाथों का जो घर होता है, तो दो शब्दों का योग यहाँ पर है। अब योग रूढ़ क्या है? जो शब्द यौगिक है लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्धि हो गई हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज, चंद्रशेखर, पीताम्बर, यशोधन आदि। अगर हम समास पढ़ेंगे और तो उसमें देखिएगा कि जो बहुब्रीहि समास आता है, तो योग रूढ़ और बहुब्रीहि समास का समानता होती है। जैसे मैंने चंद्रशेखर, चंद्रशेखर अर्थात चंद्र है, शेखर जिसका मैंने जिसका सिर पर चंद्रमा है, अर्थात शंकर भगवान को हम लोग कहते हैं। खैर अलग बात, लेकिन यहाँ योग रूढ़ के प्रयोग में हुआ है। अब प्रयोग के आधार पर और इसको व्याकरण के आधार पर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और विकारी शब्द किसे कहते हैं? देखिए जिन शब्दों में काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई विकार परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों के चार भागों में बांटा गया है भैया, याद रखिएगा। फिर एक बार मैं बता देता हूँ। काल समझ गए, इसको टेंस कहते हैं। कारक, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन हो जाता है, माने इसको विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने संज्ञा से लीजिए, ये चार भागों में बांटा गया, इसमें है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब संज्ञा कोई शब्द ले लीजिए, लकड़ी, या कोई क्रिकेटर का नाम ले लीजिए, सचिन, बुढ़ापा आदि। तो इनमें परिवर्तन हो जाएगा काल के आधार पर, कारक के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा। संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। सर्वनाम में भी परिवर्तन होगा, जैसे यह, वह, तुम, तुम्हें आदि। विशेषण में भी परिवर्तन होता है, काला, बड़ा, सुंदर, अच्छा आदि। क्रिया जा रहा है, आता है, पढ़ना, लिखना, बोलना आदि। अब अविकारी शब्द किसे कहते हैं? देखिए ध्यान सुनिएगा। जिन शब्दों में काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को चार भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच अंग्रेजी में आप लोग पढ़े हों, तो वही पार्ट ऑफ स्पीच का ये भाग है, जिसमें कि 8 प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर प्रयोग के आधार पर या व्याकरण के आधार पर या रूपांतर के आधार पर, समझ रहे हैं, प्रयोग के आधार पर कर सकते हैं, व्याकरण के आधार पर भी कर सकते हैं, और रूपांतर के आधार पर कर सकते हैं कि ये विकारी चार हैं, अविकारी चार हैं। इस तरह शब्द विचार हम लोग जानकारी प्राप्त किए। अब देखिए कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द के विषय में बता रहा हूँ। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, तद्भव आग हुआ। अंगुष्ठा तत्सम है, तद्भव अंगूठा हुआ। उसी तरह गृदभा गधा, ग्राम गांव, गणना गिनती, त्वरित तुरंत, दुग्ध दूध, पाद पांव,
मुख, मुंह, सत्य, सच, स्वर्ण, सोना, सैंग, शाम, श्रावण, सावन, क्षीर, दूध इत्यादि। तो ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं, तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब देखिए, अब आपको ये जानना है कि कभी कभी वैकल्पिक शब्द आते हैं। तो वैकल्पिक शब्द में आपको कुछ रहेंगे, जिसे मान लिया कि आपको रहा कि दुर्बल शब्द का कौन सा शब्द है भैया, ये तत्सम है कि तद्भव है कि विदेशी है, फ्रांसीसी है। तो दुर्बल किस तरह का शब्द है? एक प्रकार का तत्सम है, अर्थात ये संस्कृत शब्द है। उसी तरह आपको तोप किस भाषा से लिया गया है बताइए? अंग्रेजी से लिया गया है, फ्रांसीसी से लिया गया है, तुर्की से लिया गया है, या अरबी से लिया गया है? तो हम जानते हैं कि यह एक विदेशी भाषा है, तथा हालांकि सभी विदेशी भाषाओं का यहाँ वैकल्पिक क्रिया दिया हुआ, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, तुर्की, अरबी, लेकिन इसका उत्तर होगा आपको फ्रांसीसी। तो इस तरह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, और अपने से भी गंभीर अध्ययन करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। इसे समझ में आ गया आप लोग को, और मुझे आशा है कि अगर आप समझ गए होंगे तो इसे आप सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।